हरियाणा में नगर निकाय का जो दंगल है वो दिनों दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। अब नामांकन का दौर खत्म हो गया है और कल तक चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ आईएनएलडी भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वहीं अगर बात करें बीजेपी की ओर से इस चुनाव को फतेह करने की तैयारी पूरी है और इसे करने के लिए वो जल्द ही सांसदों और विधायकों की ड्यूटीज यहां पर लगाने वाले हैं। वहीं ग्राउंड पर कई जगहों पर बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं में उम्मीदवारों को लेकर टसल भी देखने को मिल रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज है निर्दलीय, अब वो निर्दलीय ही मैदान में उतरने को तैयार हैं और कई जगह नामांकन भी हो चुके हैं और लगभग चूंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो यहाँ कुछ हद तक जो तैयारियां हैं पार्टी या गठबंधन की वो किसी कारण से पीछे न रह जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। आज के इस बहस के कार्यक्रम में बहस ज़रूरी है हमें कि आखिर निकाय चुनावों में क्या बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और अहम सवाल रहेंगे, अपने खास मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस। जेजेपी को हमने 4 सीटें दी हैं, वहाँ किसी को भी हमने सिंबल नहीं दिया है। और इसी प्रकार से जेजेपी के लोगों ने अगर किसी स्थान पर फार्म भरा है तो हमने उनसे बात की है। अभी तावड़े जी और दुष्यंत की मुलाकात की हुई है, उसमें भी ये मुद्दा आया है और वो सब स्थान और वो नाम हमको उनको दे रहे हैं कि भी ऐसे ऐसे स्थानों पर। उनके जनरल सेक्रेटरी हैं शायद राजेंद्र लितानी और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वेदपाल एडवोकेट, उनकी आपस में बात हो रही है। मुझे लगता है अधिकतर स्थानों पर तालमेल के साथ चल पाएंगे, ये लग रहा है। सीटों पर जेजेपी लड़ेगी, 14 पर हम लड़ेंगे, सब गुड मोड में, उसमें सब अच्छा है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है और आपस में सब तालमेल के साथ चल रहे हैं। उन्होंने 4 सीटें वहाँ ली हैं तो वो वहाँ लड़ रहे हैं। वो 2-4 जगह पर उनके नगर पालिका में भी 4 जगह विधायक हैं तो उस स्थानों पर भी वो उन्होंने इच्छा जताई तो लड़ रहे हैं। स्वयं देखेंगे, हमारा जो ये है पार्टी का फैसला, हम करेंगे बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवारों को हराने का काम। जो सशक्त होगा उसको पार्टी समर्थन करेगी, हमारे स्थानीय नेता उनका समर्थन करेंगे जो इनको हराएगा जी। और कुछ अहम सवाल इस वक्त हैं जो कि आज की चर्चा में बहुत जरूरी हैं। दरअसल क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर विपक्ष की तैयारी पूरी है? दरअसल विपक्ष को चुनौती देने का जो काम है वो कितना कामयाबी से गठबंधन कर पाएगा, ये सवाल है। और निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में तालमेल देखने को मिल रहा है क्या? क्या टिकट न मिलने से नाराज बागी खेल बिगाड़ सकते हैं? इन सभी अहम सवालों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। चलिए छोटा सा परिचय अपने मेहमानों का और उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विजेंद्र नेहरा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, दीप कमल सारण जेजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, रजवंत डैनवाल हैं प्रवक्ता आईएनएलडी के और शिखा गर्ग हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। आप सभी का बहुत स्वागत है और सवालों का दौर शुरू हो। सबसे पहले जो सवाल है वो बीजेपी से रहेगा। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले विजेंद्र जी। और सवाल ये कि सरकार में होने का आपको काफ़ी फायदा मिल रहा है इस बार और चूंकि सहयोगी दल को आप अपनी शर्तों पर, चाहे वो निकाय चुनाव में या फिर अन्य जगहों पर, आप उन्हें अपने साथ ले सकते हैं। इस निकाय चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सर? देखिए आशीष जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। आशीष जी देखिए, सबसे बड़ी इस बार एक अच्छी जो बात हुई है अभी तक वो ये है कि 11 वार्डों में बीजेपी के जो पार्षद हैं उनको निर्विरोध चुना गया है जनता के माध्यम से और बीजेपी जेजेपी के जो सभी स्थानीय नेता हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से चुनावों में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके सामने जो विपक्षी हैं वो चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी जो जनहित की योजनाएं हैं आशीष जी, उन्हीं का परिणाम है कि आज 11 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको निर्विरोध रूप से चुना गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और 18 नगर परिषद और जो 28 नगर पालिकाओं के जो चुनाव है, कुल 46 जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 19 तारीख को वोटिंग होगी, 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस बार कांग्रेस पार्टी जैसे हर बार की तरह फिर से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने से हट गई, डर गई, मैदान छोड़ करके भागी और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे आपने दिखाया, हमारे यहाँ के स्थानीय नेता हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं,
वो भी मैदान में उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष तौर पर मैं बताऊं आशीष जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक उत्सव के समान होता है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन चट्टान की तरह मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो जनहित की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के अंदर हमने जो काम किया है जनता को वो बताएंगे। और ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि निकाय के अंदर हमारी छोटी सरकार बनेगी, देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, निकाय में जब हमारी सरकार बनेगी तो देश की और प्रदेश की जो जनता वो देखेगी। नेहरा साहब, फिर राज्यसभा चुनाव के बाद फिर 4 इंजन हो जाएंगे आप लोगों के? हमारे ट्रिपल राज्यसभा चुनावों के बाद तो 4 इंजन हो जाएंगे फिर आपके राज्यसभा में भी आप लोगों के सदस्य। तैयारी तो पूरी है जीत की। देखिए, राज्यसभा के अंदर तो पहले से भारतीय जनता पार्टी में, आपको बताऊं, पहली बार 100 से ज्यादा सांसद देश में अगर हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। 303 लोकसभा में हमारे सांसद हैं और 1300 के आसपास देश में हमारे एमएलए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और अभी यहाँ से भी आप देखिए, एक तो हमारे सांसद जीतेंगे ही जीतेंगे, उसके अलावा कांग्रेस के जो अभी दिख रहा है जिस तरह से भगदड़ है कांग्रेस में, वहां हार होगी। और निर्दलीय की, मुझे ऐसा लग रहा है आज के समीकरण के हिसाब से कि निर्दलीय की वहां पे जीत की आशीष जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ करके भाग चुकी है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथी प्रवक्ता से जरूर पूछना चाहूंगा कि इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ये नगर निगम चुनाव भी सिंबल पे नहीं लड़ पाए। इस बार भी बड़े दावे करते हैं कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अरे आप इतने डरे हुए क्यों हो, सहमे हुए क्यों हो? सर नेहरा साहब, अभी मत छेड़िए बजरंग दास जी को, क्योंकि मुझे भी कुछ सवाल लेने, वो फिर आपके सवालों के जवाब देने में लग गए तो फिर मेरे सवाल नहीं ले पाएंगे। बजरंग जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले दीप कमल जी से एक प्रश्न ले लेता हूं, मैं फिर आपके पास आता हूं। आप नेहरा साहब का भी जवाब तैयार रखिएगा, फिर मेरा एक छोटा सा सवाल आपके साथ रहेगा। दीप कमल, क्योंकि गठबंधन से पार्टी को बहुत लाभ मिला है, ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, चाबी आप लोगों के पास है, लेकिन कार्यकर्ता जो इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, अब गठबंधन होने के बाद कई जगह कई जेजेपी के कार्यकर्ताओं के टिकट कट गए, वो उम्मीद में थे सर, अब वो नाराज हैं, अब वो निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं, नुकसान हो सकता है पार्टी को, गठबंधन को? नहीं आशीष, देखिए, अगर दो स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम उसके लिए तैयार हुए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उसके लिए मन बना लिया था। तो जाहिर तौर पर कुछ कार्यकर्ता जो स्थानीय तौर पर सक्रिय हैं और चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। उसके बाद स्थितियां बदली और बीजेपी ने कहीं ना कहीं पुनर्विचार किया और फिर हमें बुलाया उस चीज के लिए कि आप दोबारा से मिलकर बात करते हैं और सीटों का बंटवारा किया निकाय चुनाव के लिए। तो दोनों परिस्थितियों में अगर एक चुनावी जब माहौल होता है तो उसमें जरूर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पहले कार्यकर्ताओं में कोई जोश भरा, उनके बीच में कोई बड़ी बात कही, कोई दावा किया और उसके बाद फिर हमें उसके जो बदली हुई स्थिति है उनके अनुसार फिर अपने आगे चलना होता है। तो ये सूरत कोई ऐसी नहीं है कि कोई जिसे हम यूं कहें कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है या जमीन पर कोई ऐसी बात है ही नहीं कहीं पे। लेकिन मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है जिसमें किसी ने हमारी पार्टी से किसी रूप में कोई खुलकर निराशा जाहिर की हो या कोई बगावत की हो या कोई कुछ की हो। स्थानीय स्तर पर लोगों की भावनाएं होती है और पार्टी का जिम्मा होता है कि उन भावनाओं का भी ध्यान रखे, क्योंकि वही कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी को मजबूती देते हैं, पार्टी जिनके सहारे आगे बढ़ती है। कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर और गठबंधन की जो गरिमा है उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ लोगों ने नामांकन किए हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कुछ लोगों ने नामांकन किए हैं तो वो पार्टी के जो नेतृत्व है उसकी निगरानी में है, उनकी नजर में है और उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। बड़े नेता जो हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं और जो जिला स्तर की इकाइयां हैं वो भी लोगों को साथ लेकर चलने में लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आज तो छंटनी हुई है, आज तो नॉमिनेशन को चेक किया गया है किसके फॉर्म सही हैं गलत है। अभी जो आगे नामांकन वापस लेने का जो आखिरी दिन आएगा तब तक मुझे लगता है कोई सीरत ऐसी नहीं बचेगी जब कहीं ऐसे टकराव वाली बात होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसी बगावती स्थिति पार्टी के लिए न बने, क्योंकि पार्टी के लिए कुछ असहजता वाली बात ऐसे समय में हो जाती है। स्क्रूटनी अभी बाकी है, स्क्रूटनी के बाद अभी चूंकि दीप कमल कह रहे हैं कि कुछ समय है और उम्मीद है कि पार्टी अपने स्तर पर उन कार्यकर्ताओं को जरूर मना लेगी आगे आने वाले समय में। और चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। बजरंग जी, बिल्कुल शुरुआत में नेहरा साहब ने आपके लिए कुछ सवाल दागे हैं, आप जरूर उसका जवाब देंगे, आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल मेरा भी रहेगा कि सर, ओपी धनखड़ से आज बात हो रही थी, सी मीडिया जब उनसे बात कर रही थी, उनका यह कहना था कि बीजेपी के शेर तो खुले घूम रहे हैं,
और कांग्रेस के बाड़े में बंद हैं। सर, कांग्रेस के विधायकों का निकाय चुनाव के दौरान प्रदेश से बाहर होना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है निकाय चुनाव में? क्या मानते हैं सर इसके पीछे आप? त्रिपाठी जी, जी पहले जिस बात पर डिबेट थी उसकी अधिकार भी कर लेता हूँ और आपका सवाल का जवाब भी देता हूँ। सर, मेरे साथी बोल रहे थे भाई हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके हालात क्या है? ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है, जनता के भावनाओं के खिलाफ गठबंधन है। जो पार्टी नू कहती थी अब की बार यमुना पार भाजपा को पहुंचाना है, वही मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोद में जाके बैठ गए। इससे पहले ने चुनाव का समझौता की जो बात आई, निकाय चुनाव हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, फ्रेंडली मैच खेलेंगे। और उन्होंने अपने जेजेपी ने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए, घोषणा भी कर दी, और रातों रात दिमाग में आई भाई झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा किस बात का? हम कहेंगे ये नाली तो हम जेजेपी ने बनाई, बीजेपी ने हमने बनाई, वो कहेगा सड़क मैंने बनाई, वो कहेगा सड़क मैंने बनाई, इस झगड़े में उलझ जाएंगे। उन्होंने देखा भाई कोई बात नहीं, जो फिर दोबारा गठबंधन कर लेते हैं। फिर जेजेपी ने बीजेपी से बात करी, बीजेपी ने फिर समझौता कर लिया। ये एक समझौता जो है स्वार्थ का समझौता है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, यहाँ तक जिला परिषद का चुनाव जो होता है ये भाईचारा का चुनाव होता है। और आपसी एक गांव के अंदर 20-20 कैंडिडेट खड़े हैं, आप निकाय चुनाव का ही ले लो। आज जैसे हालात है, इनका कैंडिडेट था, इनका जो भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का चेयरमैन था, नगर परिषद का जो चेयरमैन था उसको टिकट नहीं मिली, इन्होंने कैंडिडेट और घोषित कर दिया, तो रिंकू सैनी ने अपना आजाद फार्म भर दिया। इनका महामंत्री आंसी का वो अलग फार्म पार्टी बगावत करके वो फार्म भर रहा है। इसी पर परवाला का ले लो आप। अच्छा, इसीलिए आप लोग सिंबल पे नहीं लड़ रहे? मैं बताऊं आपको पूरी बात सुनो, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। अच्छा, हालात क्या है, इनको कोई मतलब नहीं भाईचारा खराब हो, झगड़े हो, इन्होंने तो वोट की राजनीति करनी है। इनका सिस्टम ये है। आज तक कांग्रेस पार्टी बता दे भी, हमने कभी भी हरियाणा के अंदर जो पंचायत का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, अब जिला पर कभी भी सिंबल पर नहीं लड़ा। तो सर यही तो वो कह रहे हैं नेहरा साहब, यही तो कह रहे हैं कि आप ऐलान कर देते हैं उसके बाद लड़ते नहीं है। आप फिर ऐलान क्यों करते हैं? वो यही पूछ रहे हैं। ऐलान किया हमने, कद कहा ऐलान किया? हुड्डा साहब, सर मैं अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हुड्डा साहब की वो बाइट हमारे पास है या नहीं है। और भी कई नेताओं ने सिंबल पर लड़ने की, ये नहीं कहा कि हम लड़ेंगे, हाँ सिंबल पर लड़ने पर विचार चल रहा है या लड़ सकते हैं, इस तरह की बातें जरूर कही थी सर। ठीक है, उन्होंने आपके चैनल पे, मैं उनका हुड्डा जी का बयान देख रहा था, हुड्डा जी ने कहा था जो भाजपा जेजेपी को हराने वाला जो भी आजाद उम्मीदवार होगा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उसकी इमदाद करेंगे। करेंगे, इसमें क्या हो रहा है? सर ये तो वही बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई, जो जीता वो हमारा, जो हारा वो किसका? नो, कभी नहीं। ये कांग्रेस का है, ये भारतीय जनता पार्टी का। अब आपने एक सवाल किया कि आपके विधायक क्यों लुकते फिर रहे हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ। जब विधानसभा के अंदर हमारे 31 विधायक है जी, और भारतीय जनता पार्टी के 40, जजका के 10, समझ गया? जब पहली वोट पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतना तय है, 31 वोट उनको मिलनी, बाकी बच गई 9 वोट, 10 वोट जनता पार्टी की है जी। इन दोनों की मिला ले 19 वोट बनती है। और इन्होंने रातों रात पैराशूट से एक मालदार असामी पटाकर एक कैंडिडेट तैयार कर दिया। अरे भाई, जनता के चुने हुए 31 विधायक है, आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप 31 विधायक को तोड़कर भाईचारा खराब करके राज्यसभा जीतना चाहते हो? ये संदेश देना चाहते हो? हमने फूट घेरी है, हमने खरीद फरोख्त किया है, हम सरकार के लट्ठी के दम के ऊपर हम राज्यसभा में दूसरा कैंडिडेट पहुंचा सकते हैं। भाई, जनता ने चुना हुआ, हमने तो नहीं चुना, जनता ने 31 विधायक बनाए हैं। 30 विधायक से अपना राज्यसभा आदमी जाता है, पहला 31, दूसरा 30 के अंदर। क्यों ये जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों कहते हैं हमारा कैंडिडेट जीतेगा? इनका मतलब ये है माल खाना, जो कैंडिडेट उससे भी माल लेना और खराब करना। और दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल से कहता हूं, भाई भारतीय जनता पार्टी जोर लगा ले और जज का जोर लगा ले, और कांग्रेस का प्रत्याशी
मैं 31 के 31 वोटों से हमारा राज्यसभा में मैं नैरा साहब आऊंगा और भी प्रवक्ता उनसे एक रिएक्शन ले लें, फिर इस पर और डिस्कशन होगा, लंबे से समय है हमारे पास। इन्होंने एक बात और करी थी, ये देख लो, जदका के 10 विधायक है, मेरे साथ ही बैठे हैं, डॉक्टर अपना नारनौंद में राम कुमार गौतम जी है, उससे पूछ लो वो क्या कहते हैं, ब्लॉक खोपर 7 के 7 महकमे अकेला ही जिम्मेदार है, सारा ही मार खा गया, और विधायक कौन ही, और आप देख लो शाहबाद का विधायक देख लो, ठीक है सर, किसका नाम, ठीक है सर, थोड़ा निकाय चुनाव पे आ जाएं, फिर और राज्यसभा, क्योंकि दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, गर्ग साहब दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे, दोनों मिलकर विषय पर चर्चा करेंगे। रजवंत साहब हमारे साथ हैं एनएलडी से। रजवंत जी, इनेलो क्या एक अच्छे सहयोगी की कमी महसूस कर रही है? जैसा बीजेपी के पास एक अच्छा सहयोगी है जेजेपी, जिस तरह से वो कहते हैं, वो बिल्कुल छोटे भाई की तरह, एक आज्ञाकारी भाई की तरह सारे आदेश मानते हैं, क्या एनएलडी भी ऐसी कोई कमी महसूस कर रही है? क्योंकि तैयारियां ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही, कार्यकर्ता और क्या कुछ है, लोगों के बीच जाना निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ। देखिए आशीष जी, ये हो सकता है आपको दिखाई ना दे, लेकिन हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो पता नहीं आप किस नजर से देखते हैं। लेकिन जो आज लोग ये आप जिनकी बातें कर रहे हो कि छोटे भाई और बड़े भाई के साथ होकर चलने की बात कह रहे थे, अभी जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी, जब ये दोनों भाई अलग अलग कैसे हो गए, जब तो इन्होंने छोटे भाई को एक साइड में कर दिया था और इन्होंने अकेले घोषणा कर दी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर छोटे भाई ने भी ताल ठोकते हुए कहा था कि हम बराबर से चुनाव लड़ेंगे। मेरे स्वार्थ लाई करे सब प्रीति सर, श्री रामचरितमानस में 7 शब्दों में लिखा है कि स्वार्थ है तो साथ है। जी जी जी, अभी ये स्वार्थ है तो साथ है, इसका मतलब आपने तो इस चीज में कह दिया, जबकि हम ये कह रहे थे कि निजी स्वार्थ की लड़ाई थी ये, इन्होंने स्वार्थ की लड़ाई में सत्ता के सुख भोगने के लिए इन्होंने ये गठबंधन किया था। तो यही चीजें आती है कि जब एक बार तो ये अलग अलग होने की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये माहौल देखते हैं कि जनता के बीच में जाके माहौल देखते हैं कि हम जनता के बीच में मुंह से जाएंगे। फिर आप लोग कब जाएंगे सर जनता के बीच में माहौल देखने? हम तो लगातार जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ कि आपको नजर क्यों नहीं आ रहा। हम तो जनता के बीच में भी जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच ही रहते हैं ना, हमारे कैमरे ऑन रहते हैं 24 घंटे, कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने ये कहा था कि हम अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे, पार्टी सिंबल पे लड़ाएंगे। हमने पार्टी सिंबल पे अपने सिंबल अलॉट कर दिए, जहां पर कहीं कोई समस्या आई वहां पे हमने अपने समर्थित उम्मीदवार को दे दिया, वहां पे टिकट दिया है, उनका समर्थन किया है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अभी आप बात जो चल रही थी कि जेजेपी और बीजेपी ये कह रही है कि भाई हम एक दूसरे के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। मैं अपना एक नजदीकी इलाका है बावल से, मैं वहीं का आपका एग्जांपल दे रहा हूं कि एक साइड बनवारी लाल जी मंत्री जी और वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन करवाने जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ जेजेपी के जिला प्रधान वो दूसरे एक निर्दलीय उम्मीदवार जो इन्होंने पहले प्रत्याशी घोषित किया था उसका नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने नारनौल में एक कैंडिडेट अनाउंस किया था। उसके बाद ही जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे उनकी टिकट उनको जब वहां पे उनका गठबंधन बना तो उन्होंने किसी और आदमी को टिकट दे दी, और वहां पर जेजेपी की जो कार्यकर्ता है दीपकमल जी सुनिएगा, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऊपरी परत तो मतलब एक लिपापोती है वो तो इन्होंने कर दिया, लेकिन जो अंदर के जो घाव हैं या मन के जो भाव है वो इनके नहीं मिले। ये जनता को बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये गठबंधन किया है। लेकिन असल में जनता भी ये इनके जो अभी पहला जो फैसला था जनता उससे पूरी भली भांति परिचित हो चुकी है कि ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। इन्होंने जहां पर अपनी हार को देखना हार महसूस की तो वहां इन्होंने गठबंधन कर दिया। लेकिन अब ये लोग भी जान चुके हैं, जेजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी जान चुके हैं कि ये जो पार्टी है ये केवल निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है, इनको कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर असल में इन्होंने जब एक अलग अलग होकर चुनाव लड़ने की बात कही थी तो ये अपने अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देते, लेकिन उनको महत्व देने के बजाय इन्होंने अपने निजी स्वार्थ को महत्व दिया। बिल्कुल, एनएलडी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि निजी स्वार्थ को महत्व देने पर क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं। इतिहास में एनएलडी के साथ इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, और आम आदमी पार्टी भी अब चूंकि इस निकाय चुनाव में बहुत अपनी ज़मीन तलाश रही है और बहुत पुरजोर तरीके से कई मुद्दों को लेकर कई बार टीवी डिबेट्स में बोलते हैं आपके प्रवक्ता, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, जबकि यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है। हमारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शिखा जी, उनसे मेरा एक प्रश्न रहेगा। शिखा जी, जैसा कि एनएलडी के प्रवक्ता रेनवाल साहब कह रहे हैं, वो उनसे जब इस बारे में पूछा गया और भी कोई प्रवक्ता, तो सिर्फ राजनीतिक विषय चर्चा में आ रहे हैं, निकाय चुनाव के स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं? बिल्कुल, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं एक बात कहूंगी कि इस टाइम में सभी की सारी पार्टियों का सुन रही हूँ, और सारी पार्टियों का सिर्फ एक ही है कि एक दूसरे का जमीन को तलाश रहे हैं।
जनता किसको जनाधार देने वाली है, जनता किसको चुन रही है, सब सिर्फ गठबंधन या वो सब चीजें। एक आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि हरियाणा में किस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। और यहाँ किसी भी तरीके से 1% भी कहीं भी सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी ने 46 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी है, आम आदमी पार्टी ने निसंकोच, जहां कोई भी गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो जनाधार है, जनता जो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन से जो परेशान है हरियाणा की जनता, तो वो सिर्फ एक ही काम की राजनीति करने वाली पार्टी में विकल्प देख रही है निकाय चुनाव में। तो आप देखिए कि मैं देख रही हूँ कि ये सब और चीजों में उलझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी काम के लिए लड़ रही है, रोज काम के मुद्दे उठाती है, और जनता का जनाधार भी उसी तरफ आ रहा है, वहां सिर्फ एक ही डंका बज रहा है। तो यहाँ पे इन सब लोगों ने किसी का भी नाम ले लिया, यहाँ मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को देख रही हूँ कि जनता किस तरीके से जनाधार दे रही है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको बीजेपी जेजेपी ने ठगा नहीं है। अपराध और भ्रष्टाचार, अपराध और भ्रष्टाचार, यही है भाजपा सरकार, यही है भाजपा सरकार। तो यही चल रहा है सिर्फ कि ठगना, अपराध और भ्रष्टाचार। जनता दुखी हो चुकी है, डंका बज चुका है, अब ऐलान हो चुका है, जो निकाय चुनाव में होने जा रहे हैं 19 तारीख को डंका बज रहा है और झाड़ू चलनी है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लियर है किस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम किया, पंजाब में डंका बजा रही है और अब हरियाणा में बिगुल बज चुका है। पंजाब का डंका पूरे दुनिया में सुनाई दे रहा है, और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी आवाज उठ रही है कि कैसा डंका बज रहा है, कि इसका शोर पूरे में मच रहा है। मैडम एक चीज मैं पूछूं, अकेले अरविंद केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे? गुजरात जाएंगे, हिमाचल जाएंगे? क्योंकि हिमाचल के प्रभारी को तो आप लोग जैसा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने सेट कर दिया है, काफी समय के लिए वो वहां पर सेट हो गए, और फिर अरविंद केजरीवाल जी कैसे कैसे करेंगे निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में? एक व्यक्ति, संगठन इतना मजबूत है, एक एक सिपाही जो है, एक एक कार्यकर्ता है, अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी का। तो इसलिए निसंकोच ये चीज लागू होती है, क्योंकि हर जगह जहां जहां भाजपा को डर है, वहां भाजपा लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर देती है। आप जानते हैं कि अपने उसका नाजायज फायदा उठाती है, अपने केंद्र में बैठी है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही कट्टर ईमानदार पार्टी है, और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो एक एक सिपाही भी कट्टर ईमानदार है। तो इसलिए 8 साल से जो मुद्दे चले आ रहे हैं, जो हिमाचल में हमारे मंत्री जी को, सत्येंद्र जैन को आज पकड़ा है, पहले जहां सीबीआई ने या ईडी ने पहले क्लीन चिट दे दी थी, और आज आप देखिए बिना वजह के, जहां अगले दिन मोदी जी की वहां रैली, प्रधानमंत्री जी की वहां रैली थी, और एक दिन पहले इस तरीके से करना और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया, तो ये सब चीजें ये असंवैधानिक तरीके से जो कर रही है भाजपा, तानाशाही जो कर रही है, तो ये चीजें जनता जरूर जवाब देगी आने वाले टाइम में। मैं नेहरा साहब से भी जवाब ले लेता हूं। मैडम नेहरा साहब, ये जो आप लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है, जैसे पंजाब में डंका बज रहा है, ऐसा डंका और भी जगह बजना चाहिए, आप लोग क्यों सर ऐसा करते हैं? देखिए आशीष जी, इनका तो कोई अस्तित्व हरियाणा प्रदेश के अंदर है नहीं, इसलिए इन पे ज्यादा चर्चा करना मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर आशीष जी जितने भी चुनाव लड़े हैं पहले, चाहे वो 2014 का विधानसभा लोकसभा, चाहे उसके बीच में जो चुनाव हुए हैं, और उसके बाद में चाहे 2019 का विधानसभा लोकसभा चुनाव है, सब में इनकी जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की, नोटा से भी कम इनको वोट आई है, और हरियाणा प्रदेश की जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। मैं नेहरा साहब एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, आप बात पूरी कीजिएगा। मुझे लगता है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक समय था बीजेपी के नेताओं की भी जमानत जब्त होती थी, आप 2 से 200 हुए, 200 से 400 हुए, ऐसे तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ सर। देखिए आशीष जी, अभी आपने देखा होगा क्राइटेरिया ये तो होता है कि अभी जनसभा इन्होंने की थी केजरीवाल जी ने रोहतक के अंदर, वो देखा था मैंने। मुश्किल से 500-400 लोग उनको सुनने के लिए आए। जितने लोग वहां पे आए थे ना आशीष जी, उतने तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहीं चाय पानी के लिए रुक जाते हैं किसी रेस्टोरेंट होटल पे, तो वहां उनको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जितने इनके लोग रैली में आए थे। तो इनका अस्तित्व हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है, और वैसे भी हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो बड़ी स्वाभिमानी है और झूठ को पसंद नहीं करती, और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति आशीष जी, वो झूठ और मुफ्तखोरी पे टिकी हुई है ये लोग। और जिस तरह से ईमानदारी की बहुत बड़ी ये हमारी बहन जो बात कर रही थी, अभी इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और इनके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हवालात में है, तो भ्रष्टाचार इनके रग में है और झूठ और फरेब की राजनीति ये लोग करते हैं।
पंजाब में जाके अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि एसवाईएल के पानी पे पंजाब का अधिकार है और ये सरकार बनते ही चंडीगढ़ को हमसे हड़पना चाहते हैं। तो हरियाणा की जो स्वाभिमानी जनता है वो इसको कभी माफ नहीं करेगी। और जैसे पहले इनकी जमानत जब्त हुई है, जैसे पहले इनको नोटा से भी कम वोट मिली है, इस बार भी इनका हाल यही होना। 22 तारीख को इनको बुलाइए, ये डिबेट में नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊंगा उस समय क्या इनकी हैसियत है। इसलिए इनको ना हरियाणा प्रदेश की जनता गंभीरता से लेती है और ना हम लोग इनको गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है आशीष जी, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहावत है कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। अभी हमारे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि उनके अशोक तंवर जी ने भी घोषणा की थी कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मैं उन टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ, कुमारी सैलजा जी ने भी घोषणा की थी 5 नगर निगमों के अंदर कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको नहीं लड़ने दिया। इस बार भी इनके बहुत सारे नेताओं ने बयान दिए थे कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के लिए मादा चाहिए, दम चाहिए। ये लोग डर के पीछे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि एक तो इनका संगठन नहीं आती है हरियाणा प्रदेश के अंदर, दूसरा विधायकों को बेचारे दुबकाए घूम रहे हैं। तो ना विधायक हैं ना इनका संगठन है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इनकी बेइज्जती हो जाएगी और इनके लोगों में इनकी पोल खुल जाएगी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बोलते मुझे हंसी आ रही थी। बजरंग दास जी मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए पहले। बजरंग दास जी सुनिए ना, मैं आऊंगा सर, मैं समय दूंगा सर। एक प्रवक्ता बोल रहे सर, फिर एक करके बात करेंगे। सुनिए ना बजरंग दास जी, सुनिए ना, मैं सर आपको समय दूंगा, प्लीज सुनिए एक बार। आप एक प्रवक्ता की बात पूरी होने दीजिए। बजरंग दास जी सुनिए सर सुनिए। बजरंग दास जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, फिर समय दूंगा, आप बताइएगा। नेहरा साहब बात पूरी कीजिए। पार्टी खत्म होने की कगार पे तो बौखलाहट ऐसी होती है। इन्होंने बोला था, मैं बीच में नहीं बोला इनके। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे थे, मुझे सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी आशीष भाई, कि जो मजबूत दिखेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। अरे भैया, आप सिंबल पे चुनाव लड़ते, आपका दमखम दिखाई देता। और जहां तक ये हमारी बात कर रहे थे सिंबल पे चुनाव लड़े, आशीष जी मैं एक बात बड़ी कहना चाहूंगा, इनकी बार बार सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सामने जो अगले के मुंह के जो वर्डिंग हो वो सुने करो। उन्हें कहा जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा हमारे कार्यकर्ता उसकी फील्ड में मदद करेंगे। ये कहा 7 साल किसने कहा? आप दोबारा सीढ़ी सुन लो, जी न्यूज के अंदर दिखाया, चेक कर लो आप। लेकिन ये डरपोक और दूसरे लोग सिंबल पे चुनाव लड़ने से डर गए। जब हमने इनको बोला कि आप सिंबल पे चुनाव लड़िए, बीजेपी आपके सामने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, जब ये डरपोक और दूसरे लोग डर के मैदान छोड़ के भाग गए, उसके बाद हमने फैसला किया जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का। दम है तो आप क्यों नहीं लड़े चुनाव सिंबल? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। नेहरा साहब जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी से। नेहरा साहब जवाब ले लें। इनकी तरह हम ये पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते। इनकी तरह हम हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति नहीं करते। हम भाईचारा खराब करना नहीं चाहते, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं भाईचारा। इनका काम क्या है? लोगों को उकसाना। नेहरा साहब सुनिए, हाँ अब जवाब सुन लीजिए। अजय भाई ने बयान दिया था। अजय भाई ने क्या बयान दिया था 2 दिन पहले? हमने गठबंधन का धर्म निभाया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। ये अब अजय भाई का बयान था। क्या बात करते हो आप? तो वो लोग हो 36 हुआ कर मार देते हो। लोग हमेशा अपने पीठ में छुरा गोपा है, किसके पीठ में छोरा नहीं गोपा आपने? आपका धंधा यही है। आप बोलते हो इनके विधायक घूमते लुकते फिर रहे। अरे तुम्हारा भरोसा क्या? तुम रातों रात पर्चा झूठे पर्चे दर्ज करवा दो, किसी का एक्सीडेंट करवा दो, रात का किडनैप करवा दो, तुम्हारा क्या भरोसा किसी का? तुम्हारा भरोसा है क्या? तुम प्रजातंत्र को मानते हो क्या? तुम तो प्रजातंत्र ऊपर तो 31 विधायक चुन के आए, आप उसको ही नहीं मानते। जनता के चुने विधायक को ही नहीं मानते, तुम्हारा कौन भरोसा करेगा? ना तुम्हारा जनता भरोसा करती, आपको पता लगेगा। बजरंग दास जी क्या इसीलिए वो ट्रेनिंग करवाई है वहां छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल मैं खुले तौर पे आपके चैनल पे एग्री कर रहा हूँ। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी से भविष्य में कैसे लड़ना है। तो सिर्फ 28 विधायकों को डर है, बाकी विधायकों को डर नहीं है? बाकी क्यों नहीं गए सर? है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कमांड संभाल रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं। सुनो, हमारे 31 के 31 विधायक। नहीं 31 विधायक नहीं है सर, अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बता दूं, सिर्फ 28 विधायक पहुंचे वहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ 37 हो चुके हैं। हाँ। किरण चौधरी जी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों फील्ड के अंदर काम संभाल रहे हैं। फिर भी एक रह गया कर रहे हैं। हम
नहीं राय कर गया कुलदीप बिश्नोई बारीक में बता रहा हूँ, सीनियर नेता है। सुन, हाँ कुलदीप बिश्नोई की बात, कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ है, खुलेआम साथ है कुलदीप बिश्नोई का। उनका डर नहीं है आपको? अभी मेरी जो समस्या है, कोई डर नहीं, 101% आपके चैनल पर दावा के साथ कहता हूँ, सबसे पहला वोट कुलदीप भाई का आया, कुलदीप बिश्नोई का आएगा। मना लिया फिर आपने? कुलदीप बिश्नोई से बात हुई है, मन बना, कल भी बात हुई है, हमारे सीनियर नेताओं कल भी बात हुई है, और कल भी आप 6 तारीख कल 7 तारीख कल राहुल जी की बात भी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ये तो क्या है, ये बेमतलब की जो ना हवा देने की बात। आप नेहरा साहब मैं आऊंगा। हाँ। ये एक बात तो आप मानते हो, 31 विधायक जनता चुन के भेजे हैं, बिल्कुल, उसका झगड़ा क्या है? इससे पहले भी दीपेंद्र भाई राज्यसभा उस टाइम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इन्होंने तो मालदार असामी देख के उनको ऊपर से पैराशूट से रातों रात लिया है। आज मेरा बयान पढ़ा अजय जी का, बोला जेजेपी वाले बगैर पैसे एक वोट नहीं देते, पैसे का असामी पटाई माल खाने का काम। ये बयान आज अभय सिंह चौटाला मैं सर आ रहा हूँ, बस एक बार गर्ग साहब पूरी कर ले अपनी बात, फिर इसका मतलब सिद्ध हो गया जब उनका चाचा बयान दे रहा है। गर्ग साहब एक चीज और बताइए मुझे, एक चीज और बताइए सर। देखिए जिनको आप पैराशूट उम्मीदवार कह रहे हैं, उनकी तो जड़ें सर हरियाणा से हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो। उनके पिताजी भी हरियाणा से चुनाव लड़ चुके हैं और कई अलग अलग चुनावों में वो लड़ाई लड़ चुके हैं। लेकिन अजय माकन जी का क्या लिंक है, आप उन्हें क्या कहेंगे फिर? अगर ये पैराशूट उम्मीदवार है तो अजय माकन जी क्या है? मैं त्रिपाठी स्पष्ट कर रहा हूँ जी, अजय माखन जी हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस का हमारा नेता है। जब मैं मानता जेजेपी का विनोद खन्ना जी का लड़का, जो सुनो विनोद शर्मा जी का लड़का जेजे पार्टी में शामिल होता, पार्टी मेंबर होता, तो उसको टिकट कोई तकलीफ नहीं थी। जब जेजेपी को लेना देना नहीं, जिसके खिलाफ उनकी मदर, उनकी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी खिलाफ चुनाव लड़कर अम्बाला से चेयरमैन बनी है, आपके सामने। आज रातों रात उनको पैराशूट से, आप भी समझते हो ये गठबंधन किस बात का है? एक गठबंधन नहीं, ये धन गठबंधन है, ये एक माल खींचने की दुकान। ठीक है सर, इन्होंने एक दुकान खोल रखी है। किस तरह आएगा अगला। ठीक है सर, और लोगों को भी समय देते हैं। मैं आऊंगा सर, बजरंग जी फिर आऊंगा आपके पास। विजेंद्र नेहरा जी शॉर्ट में बात करिएगा, फिर दीप कमल जी के पास चलेंगे। मैं आशीष जी ये कहना चाह रहा था, खाली आपने इतना समय दिया इन लोगों को, मुझे जवाब देने का समय तो दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा आशीष जी कि अजय माकन जी बाहर हैं, अजय माकन जी बाहर हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं जनाब, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं, उनकी आत्मा की आवाज सुनिए। और वीरेंद्र भाई बयान दिखा दो, एक आदमी का बयान दिखा दो, कांग्रेस पार्टी किसी नेता का बयान दिखा दो। ठीक है सर, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, और प्रवक्ताओं के पास चलना है। बिश्नोई की आत्मा कांग्रेस पार्टी में नहीं है, आत्मा की आवाज में वोट देंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी। वो ये कह रहे हैं सर कुलदीप बिश्नोई का पहला वोट होगा उनका, वो कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी को मना लिया है, पहला वोट उन्हीं का पड़ेगा। ठीक है, दीप कमल जी के पास चलेंगे सर, मैं फिर आऊंगा, निकाय चुनाव के विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। जी दीप कमल, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए आशीष, एक तो बड़ी लंबी बातचीत में बजरंग दास गर्ग जी की और अन्य प्रवक्ताओं की सुना, तो मुद्दे विषय कई सारे हो जाते हैं, फिर वो याद नहीं रहते क्रम में किस बात का जवाब देना था। एक तो बजरंग दास गर्ग जी कह रहे थे कि 31 विधायक इनके पास है, तो कोई भी कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल करते हैं किसी और को जितवाने की, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई कि जब 31 हैं तो फिर तो बिल्कुल कुछ बात होनी ही नहीं चाहिए जी। तो फिर मेरे ख्याल से बजरंग दास गर्ग जी, आपकी पार्टी के जो 2009 में 40 विधायक आए थे 90 में से, और 50 आपके खिलाफ थे, तो आपको वो अनैतिक कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जो आपने हरियाणा जनहित कांग्रेस को तोड़कर की थी, कि वहां के 5 विधायक आपने अपने साथ ज्वाइन करवा लिए थे, और वो 5 विधायक जो कि हाई कोर्ट ने जिनको अयोग्य घोषित कर दिया, आप अयोग्य विधायकों के सहारे 5 साल सरकार चला गए हरियाणा में। ये अनैतिकता आपको नहीं करनी चाहिए थी, अगर आपको ऐसा लगता है तो। दूसरी बात ये कि दीपेंद्र हुड्डा जी का चुनाव था आशीष पिछले 2 साल पहले 2020 में, तब भी यही स्थिति थी, 2 सीटों का चुनाव था, 31 कांग्रेस के पास विधायक थे, लेकिन उसके सामने कोई तीसरा कैंडिडेट आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े ही सियाने नेता हैं, उनके बेटे का चुनाव था, इसलिए उन्होंने निर्दलीय विधायकों को खुद फोन करके, खुद रिक्वेस्ट करके, खुद उनके साथ जो भी उनकी समझ आपस में बन सकती थी वो बना के उनको पहले से अपने साथ कर लिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलेआम ये बात कही कि मैंने अभय सिंह चौटाला को फोन किया, कहा कि आपका एक वोट मेरे बेटे दीपेंद्र के लिए आप देना,
और अभय सिंह ने कहा कि हाँ मैं आपको वोट दूंगा। तो जब 31 से 32 और बोला कि इसके बाद तो हम 31 से 32 हो गए, फिर आगे कोई कैंडिडेट आना ही नहीं था, हम चुनाव जीतने ही थे। तो वो जो कोशिश उन्होंने अपने बेटे के लिए की थी वो अजय माकन जी के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई खुलकर ऐसा नहीं कहा कि मैं अभय सिंह जी के घर जाकर वोट मांगने जा रहा हूं या मैं निर्दलीय विधायकों के घर जाकर वोट मांगने जा रहा हूं। ये सिर्फ अपने पुत्र मोह में उन्होंने तब ये सुनिश्चित कर लिया था कि कोई सामने कैंडिडेट ना आए। अब क्योंकि उनके पुराने दोस्त विनोद शर्मा के बेटे चुनाव मैदान में है, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनकी कोशिश में, उनकी नियत में खोट है और यही संभावना पैदा करता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारेगी। तीसरी बात, बीच में एक बजरंग दास गर्ग जी ने जिक्र किया कि अभय सिंह जी ये कह रहे हैं कि पैसे का कोई लेन देन शायद होगा, कहीं जेजेपी के लोग वैसे तो नहीं मान रहे होंगे वगैरह। तो अब अभय सिंह जी किसको वोट देंगे अगर ऐसी बात है? तो अगर वो विनोद शर्मा जी के बेटे कार्तिकेय को वोट देते हैं तो फिर तो वो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो उसमें शामिल हो गए। और अगर वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं तो फिर उनको उनकी पुरानी वही दीपेंद्र वाले टाइम की सेटिंग याद आ जाएगी। उस कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे जिन पर कहते हैं कि उनके पिता को जेल में 10 साल की जेल कांग्रेस पार्टी ने करवाई। तो अब अभय सिंह जी ये बता दें कि वो किस तरफ है, वो पैसा लेने वालों के साथ है या कांग्रेस पार्टी के साथ? एक अच्छा, मैं आप पे भी आ रहा हूँ। भारतीय जनता जो जेल हो रही है, आज जो जेल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बजरंग जी सुनिए, 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। एक कांग्रेस पार्टी का सुनिए बजरंग जी सुनिए, और आज उसको मैं आ रहा हूँ सर, सुनिए ना। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इतना बेचैन क्यों हो गए आप एक बात पे? सुनिए सर, हाँ इतना बेचैन मत होइए आप। एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार बात ये आ रही है कि हम लड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन हम बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवारों को हराएंगे। यानी आप चुनाव खुद जीतने के लिए मैदान में आने की स्थिति में नहीं है। हाँ। लेकिन हराने वाली नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपकी पॉलिटिक्स के अंदर वो नेगेटिविटी है। ठीक है, क्या आप पक्का ये कह सकते हैं कि जो 18 हमारे उम्मीदवार हैं वो इतने खराब हैं? आपको रोक रहा हूँ, आप कह रहे थे कि सभी प्रवक्ताओं ने बात कही तो बहुत सारे विषय, ठीक है आप बात पूरी कर लें उसके बाद आते हैं। हाँ ठीक है, बस एक बात जो एक आखिरी बात बजरंग दास गर्ग जी पे रह गई मेरी। बजरंग दास गर्ग जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे उनकी चिंता है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते 2 लिस्ट निकाली प्रवक्ताओं की और 8-10 साल से ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी डिबेट में आके अपनी सांस फुलाते हैं, इतना जोर लगाते हैं, इनका नाम नहीं था उसके अंदर। मुझे चिंता यह कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में कोई लिस्ट आएगी, इनको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का पद भी नहीं दिया जाएगा। बजरंग दास गर्ग जी आपका स्वागत है, हमारे साथ आइए। आप चिंता व्यापारी वर्ग की, अपने समाज की आवाज हमारे साथ मिलकर उठाइए। कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करो, हमारा काम है, हमने देखना क्या करना है। पार्टी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप ईमानदारी से यहाँ आकर काम, उनकी कदर नहीं है आपकी, आप यहाँ उनकी वकालत कर रहे हैं लेकिन उनकी कदर नहीं है, आपका नाम नहीं है लिस्ट में। जो आपके 40 लोगों की प्रवक्ताओं की सूची में आपका नाम नहीं है। मैं इसीलिए आपको रोक रहा था, मैं इसीलिए रोक रहा था। देखो मेरा सवाल रह गया, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया। आप बजरंग दास जी रुकने वाले नहीं है। आशीष बड़ी चिंता की बात है, 8-10 साल से ये डिबेट में गालियां खा रहे हैं, उनके लिए झगड़ रहे हैं, इनकी कदर नहीं करते वो लोग। 40 लोगों की सूची में नाम नहीं रखा बजरंग दास गर्ग जी का। क्या था? ठीक है, हमारी सूची हम देखेंगे, आप देखोगे। ठीक है आपने देखनी है। बजरंग दास जी को इस चीज की फिक्र नहीं है दीप कमल जी, वो इस चीज में नहीं बिलीव करते कि उनका नाम सूची में है या नहीं है। वो सच्चे कार्यकर्ता है कांग्रेस के। क्यों बजरंग जी? नहीं, मैं शुभचिंतक हूं उनका, इसलिए कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमें पता है कांग्रेस पार्टी कैसी चलती है और हमने किस तरह काम करना है। हम अपनी पार्टी लिए हम खुद चिंतित होते हैं, आप चिंता ना करो। चिंता जब करो जब दुष्यंत चौटाला जी नानों सम्मेलन करते हैं और गौतम पैदल में मीटिंग कर रहा है, उस सम्मेलन में जाता नहीं। ये तो आपका एजेंडा है, आप कहते हो कांग्रेस को संभालो, अपने विधायक ही संभाल लो। आप आपके जो लोग उनको संभाल लो। आपसे पूछा तो था कि आपके चिंतन शिविर में सारे गिनती पूरी क्यों नहीं हो रही, वहां पे 31 गिनती पूरी क्यों नहीं हुई है, ये भी तो देख लो। दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में तो आप चलिए ठीक है सर, ठीक है। एक विषय चूंकि निकाय चुनाव का विषय, उस पर वापस आते हैं। अब थोड़ा राज्यसभा वाला ज्यादा विषय हो गया, ये चूंकि जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। नेहरा साहब, बजरंग दास जी, दीप कमल जी, रजवंत जी, शिखा जी, चूंकि विषय ये इंटरकनेक्टेड है इसलिए अलग नहीं कर सकते हम। हमारी कोशिश थी कि पूरा निकाय चुनाव पर डिस्कशन हो, लेकिन चूंकि दोनों चीजें आसपास हैं और दोनों पार्टियां, तीनों चारों पार्टियों के जो नेता हैं वो भी एकदम दोनों में ही लगे हुए हैं, तो विषय अलग करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रजवंत जी ने एक सवाल किया था दीप कमल जी की, ये शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि बीजेपी और जेजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आमने सामने नहीं होंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वहां आमने सामने हो रहे हैं,
पार्टी को नुकसान होगा इससे? गठबंधन में दरार आ सकती है क्या ऐसे जब कई विषय सामने आते हैं? दो जगहों का जिक्र उन्होंने किया, एक महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल और एक रेवाड़ी की बावल का। नारनौल में शायद संगीता यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, वो लड़ रही हैं, वही गठबंधन की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार हैं। और बावल में मुझे नहीं लगता कि दोनों दलों में से कोई भी सिंबल पर वहां पर चुनाव लड़ रहा है, नगर पालिका का चुनाव है, और उसके अंदर सिंबल पर नहीं लड़ रहा होगा, वैसे होंगे आमने सामने कार्यकर्ता। कोई बात नहीं, वो जानकारी मैंने दो की ही बताई है, तीसरी की तो मैं जानकारी लेके बता दूंगा, अगली डिबेट में बता देंगे। मेरे पास नहीं है वो, ठीक है, कोई व्यक्तिगत रूप से पार्टी छोड़ के, कई बार ऐसा होता है कि उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा इतनी तीव्र है जो पार्टी छोड़ के, आप पूरी कर दो फिर फर्क ये है अगर वो चुनाव लड़ता है और पार्टी के सिंबल पे या पार्टी नेताओं की तस्वीर लगाकर, पार्टी का झंडा लगाकर चुनाव लड़ता है, ये आने वाले दिनों में जब नामांकन वापस लेने का वक्त बीत जाएगा तब हम तय कर पाएंगे कि हाँ, क्या वो पार्टी का झंडा, पार्टी के नेताओं की तस्वीर इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आजाद रूप से पार्टी कहता है कि मैं फिर पार्टी के साथ फिलहाल नहीं हुआ तो मुझे अपना चुनाव लड़ना है, वो वाली सूरत एक नहीं हो सकती है। दूसरा कि नामांकन वापस लेने का वक्त है, अभी हमारे नेताओं की नजर में है सारा, कहीं ऐसी कोई सूरत नहीं है। 18 सीटों पर हम आधिकारिक रूप से लड़ रहे हैं, 4 जगह हम, 14 जगह बीजेपी, 4 की 4 जेजेपी, 4x4 करके हम दिखाएंगे, ये हमारा वादा है पक्का। और दूसरी बात, जो गठबंधन के जो फॉर्मूला बना था उसको लेकर थोड़ी दुविधा रहती है, वो ये था कि जहां नगर परिषद में, जहां पर ये तो 14 और 4 हो ही गया, लेकिन नगर पालिका में जहां हमारा एमएलए है वहां हमारी मर्जी का कैंडिडेट होगा, जहां बीजेपी का एमएलए है वहां बीजेपी की मर्जी का कैंडिडेट होगा, और जहां कांग्रेस के विधायक है वहां कोई ऐसे शर्त नहीं है, वहां छूट है आराम से जो मर्जी लड़ना चाहे। तो अगर कहीं पे कांग्रेस का ही एमएलए है पहले से, तो वहां कोई हमारे गठबंधन की कोई शर्त है भी नहीं। जहां हमारा एमएलए है वहां हमारी एक गरिमा है कि हम अपने एमएलए के क्षेत्र में दूसरी पार्टी का जो गठबंधन का साथी है वो कम से कम वहां ना आए, यहीं तक बात हुई है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई डिटेल में कोई से संबंधित। ठीक है रजवंत जी, दीप कमल जी कह रहे हैं अभी नाम वापस लेने का भी समय है, स्क्रूटनी अभी जारी है, और आगे ये स्थिति जो है, अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो वो उसे संभाल लेंगे। गठबंधन स्तर पर चर्चा हो रही है गहरे तौर पर, वो संभालने लायक स्थिति है, ऐसा टकराव वाली स्थिति कोई नजर नहीं आ रही है। नहीं, मैं टकराव वाली बात नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये चीज कह रहा था कि जो आज के जो ताजा हालात थे मैंने तो उनका वर्णन किया था, उनका चित्रण किया था। यहाँ पर जिस प्रकार से नारनौल के भाई दीप कमल जी बता रहे थे, मेरे को नहीं पता इनको नॉलेज में है या नहीं है। बावल की जो मैं है वो कंफर्म हूँ, मैं नारनौल का मैं कंफर्म हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मैं वहां पे खुद मौजूद था और वहां पर जेजेपी के जिला प्रधान वहां पर उनका नॉमिनेशन करा के आ रहे हैं। जब जिला प्रधान अगर खुद नॉमिनेशन करा के आ रहे हैं तो इसको ये नहीं कह सकते कि वो कोई व्यक्ति विशेष है, पार्टी का है, और जिस व्यक्ति का वो नॉमिनेशन करा के आए थे वो शायद इनकी पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं था। दूसरी चीज, वही नारनौल की जो पहले इन्होंने टिकट डिक्लेयर की थी, कमलेश सैनी की थी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी की ओर से गठबंधन का जो उम्मीदवार था वो सरिता यादव आई थी, तो उसके बावजूद भी कमलेश सैनी ने उसका क्राइटेरिया बताया उन्होंने। ये चीज के लिए, इसी चीज के लिए मैंने बताया था। ठीक है, इसी विषय को आगे बढ़ा लेते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ा लेते हैं। मैं विजेंद्र जी से कहूंगा कि जरूर इस पर कुछ वो स्पष्टीकरण दें। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, जी जी जी। दूसरी बात मैं भी कह रहा था, मैं आ रहा हूं साहब। हाँ। अभी हमारे दीप कमल सारंग जी जो बोल रहे थे राज्यसभा चुनाव के लिए, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला का मत पूछते थे कि उनके क्या विचार है, तो मैं इनके बारे में, इन्होंने तो खैर एक बार जिक्र करके छोड़ दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारी वोट का फैसला, जो वोट है उसका फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहेंगे, और शायद कल या परसों में वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चौधरी साहब से एक बार वहां पर मुलाकात करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को अपनी पीएससी की मीटिंग बुलाकर उसमें जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय मीडिया के सामने बता दिया जाएगा। उस चीज में तो कोई दो राय नहीं है। रही बात आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आपके जो 10 विधायक हैं, आपने उनके बारे में नहीं बताया। जो लोग आपसे नाराज चल रहे थे, चाहे दादा गौतम की बात ले लीजिए, एक बार कम से कम आप उनसे तो सलाह मशवरा कर लीजिए। आपने निर्दलीय को दिया, लेकिन दादा गौतम से राय मशवरा नहीं किया। आपकी तो पार्टी के और भी तो रुष्ट विधायक थे, एक बार आप उनसे भी तो राय शुमारी कर लीजिए। चाहे इस चीज के लिए अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूछ रहे थे कि भाई अपना स्टैंड क्लियर करे। ये 28 विधायक इनको लेके चले गए, वहां पर रायपुर में गए हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का इन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया, किरण चौधरी जी का स्टैंड क्लियर नहीं किया, चिरंजीव राव का स्टैंड क्लियर नहीं किया। वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा पा रहे, और वो अभय सिंह चौटाला जी से पूछे कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें, तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करें, उसके बाद दूसरे से इस चीज के बारे में चर्चा करें। हमारा जो भी स्टैंड होगा 9 तारीख को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, तो आप देखिए, अभय सिंह जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभय सिंह जी की कोई स्टेटमेंट आई थी और जिसका यहाँ डिबेट में जिक्र हुआ था, इसलिए मैंने उनसे जानना चाहा कि फिर अगर वो कह रहे हैं कि हमने कोई पैसे की लेन देन वाली बात की है विनोद शर्मा, कार्तिकेय शर्मा के साथ, तो क्या वो उसी में शामिल होकर कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे, उसी पक्ष को, उसी तरीके के उम्मीदवार को,
या फिर उन कांग्रेस के नेता को, उम्मीदवार को वोट देंगे जिनके लिए बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने हमें जेल में भिजवा दिया। अब ये चीज आप मैं इन दोनों में से ये चीज जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो क्या होगा? आपने जो मोल भाव अब आप किया है वो 10 प्रकाश चौटाला जी का नाम ले लीजिए, पीएसी कह लीजिए, क्या कह लीजिए, कौन सी मीटिंग होगी, अल्टीमेटली उम्मीदवार तो ये दोनों ही है सामने। इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? एक आपके कांग्रेस से हैं जिनको आप कभी नहीं चाहते कि भाई वो कहीं जीते, और दूसरे के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं पैसे लेने देने का। तो आप पैसे लेने देने वाले के साथ आएंगे या फिर कांग्रेस के साथ आएंगे? तो उम्मीदवार तो दो ही है। ये मैं बीच में बात कर रहा था। जवाब दे दूं? मैं वही चीज कह रहा था कि आपने अपने 10 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो 9 विधायक राम कुमार गौतम जी का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्या गौतम जी ने कहीं पे भी कहा कि उनकी राय मशवरा नहीं किया गया या उनका मत कहीं और जाने वाला है? ठीक है सर, ठीक है। और विषय भी हैं, हम उस पर चलेंगे। स्थानीय विषय हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में स्थानीय विषय रहेंगे। राज्यसभा वाला विषय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं चलूंगा अभी आगे विजेंद्र नेहरा जी के पास। रजवन जी, ठीक है रजवन जी, ठीक है, अभी क्रॉस क्वेश्चन अभी रोक देते हैं। पहले विधायक होंगे, ठीक है सर, कार्तिकेय शर्मा के लिए इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा अगर आप एक दूसरे से ऐसे सवाल करते रहेंगे। ये दिन भर चलेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। नेहरा साहब अपनी बात पूरी करें, उसके बाद शिखा जी के पास चलेंगे। आशीष जी, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में जो गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जो समन्वय है बहुत अच्छा है, आपस में तालमेल है, कमेटियां बनी हुई है और हम जो लगातार संपर्क में है और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सभी जगह हम जीतेंगे। चुनाव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और 11 वार्डों में जो बीजेपी के पार्षद निर्विरोध रूप से जनता ने चुने हैं, उसके लिए भी आप देखिए बहुत एक बड़ा काम ये है, क्योंकि जो नीतियां बनाई हैं माननीय मनोहर लाल जी ने उन पे मोहर लगाने का काम किया है। और जहां तक अभी मेरे साथी कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे थे, वो बहुत गंभीरता से लेते हैं अभय चौटाला जी को। तो अभय चौटाला जी ने ही एक स्टेटमेंट दी है कल। उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद अपनी कैंडिडेट को हरवाएंगे, क्योंकि जो 3 नाम उन्होंने ऊपर भेजे थे उनमें इनका नाम था ही नहीं। और इनकी खुद की पार्टी के जो नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये बाहरी व्यक्ति है, इसको हमारे अंतरात्मा नहीं कहती वोट देने के लिए। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा उनको कि आज से 6 साल पहले 11-11 अपनी किसी कांग्रेसी अभियान दिखाओगे आप? किसी कांग्रेस नेता अभियान है क्या? किसी विधायक का बयान है क्या भी ये भारी कैंडिडेट है, हम वोट नहीं दे? एक का बयान दिखा दो अभिनंदन भाई। अपने मन गढ़त बातें ना करो। ये मन गढ़त बात उड़ाना है, कोई फायदा नहीं है। ये डिबेट तो आप कर रहे हो, पूरा देश इस चैनल को देखता है। ये जी न्यूज चैनल है, आम चैनल नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। जो आप बयान दे रहे हो, बयान तथ्य के हिसाब से दो कि हाँ फलाने विधायक ने ये बयान दिया है, फलाने विधायक ने, फलाने कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया है। हुई है जो अभी कमलदीप जी ने बताई दुखद घटना जो हुई है, इनका प्रवक्ता लिस्ट में इसलिए नाम नहीं है कि बीच में बोलते हैं, बहुत ज्यादा बीच में बोलते हैं। मुझे बड़ा दुख है, इनका होना चाहिए था, इतना बीच में बोलते हैं। बताइए, चिंता ना कर, हमारी लिस्ट मत देख, प्रवक्ता की ना देख, हमारी लिस्ट, आप अपनी लिस्ट लेके जाओ, तुम्हारा डूम वाला काम देखे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। बजरंग जी सुनिए। हाँ नेहरा साहब, समय कम है सर। रखिए थोड़ा सा, एक बीपी की गोली साथ लाया करिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा आशीष जी कि आज से 6 वर्ष पहले जिस तरह से स्याही कांड हुआ था, उसमें अपने खुद के 11-11 विधायकों की वोट को कैंसिल करा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किस तरह से सुभाष चंद्रा के रूप में एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का जो काम किया था ना, कार्तिकेय शर्मा के साथ भी वही ये लोग करने वाले हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसको हरवाएंगे। और चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे परिषद और पालिका के चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। मेरे साथी तरह तरह के पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप में कितना दम है? आप कहाँ हैं? आप दौड़ में है ही नहीं, आप चुनाव में लड़ रहे हैं, आप में दम नहीं। केंद्र में सरकार आपकी, स्टेट में सरकार। नहीं नेहरा साहब ठीक है, अब इस पर हम आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, चूंकि दोनों विषय जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा जरूर इसके बारे में चर्चा की। लेकिन अभी निकाय चुनाव के बारे में सर, निकाय चुनाव पर मैं निकाय चुनाव पर वापस आऊंगा, क्योंकि राज्यसभा वाला ज्यादा विषय हो गया। मैं नेहरा साहब माफी के साथ इस पर होगा, माफी के साथ, माफी सर, माफी। सुनिए, स्थानीय मुद्दों के बजाय सिर्फ राजनीति हो रही है नेहरा साहब। स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, सिर्फ राजनीति हो रही है। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन सी पार्टी के विधायक कहां जा रहे हैं। निकाय चुनाव में सर यही विषय लेकर जनता के बीच जाएंगे लोग। आशीष जी मैंने तो आपको बताया कि चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है,
जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, छोटी छोटी गलियों को बनाने का मामला है, सड़कों को बनाने का मामला है, हर घर में पानी पहुंचाने का मामला है, सुरक्षा देने का मामला है, सीसीटीवी कैमरा लगाने का मामला है, इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। और इसी कारण मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी जो अपना दम नहीं जुटा पाई सिंबल पे चुनाव लड़ने का, आगे भी ये लोग इसी डर और बहम में रहने वाले हैं। इनमें हिम्मत नहीं है सिंबल पे चुनाव लड़ने की। हमने जो बोला था सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसलिए बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों भाग गए मैदान छोड़ के? आपने पूरा मैदान ही खाली कर दिया। का पता चलता मुंडा जी का, उनकी पार्टी का कांग्रेस। ठीक है, आपके नेताओं मैं फिर आऊंगा बजरंग दास जी के पास, फिर चलेंगे। शिखा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। शिखा जी, जब भी बात होती है निकाय चुनाव में, राजनीति शुरू हो जाती है, स्थानीय मुद्दों से दूर हो जाते हैं नेता। मैं आ रहा हूं बजरंग जी, सुनिए, मैं समय दूंगा आपको अभी और। मैं आ रहा हूँ दीप कमल जी, आ रहा हूँ। शिखा जी बोलने। भाजपा से, जगपा से, कांग्रेस से, इनेलो से सारे साथी जुड़े हुए। मेरा एक सवाल है सिर्फ कि भाजपा और जजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, कौन से स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, ये मुझे क्लियर, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ठीक है दीप कमल जी। जो जनता इतनी परेशान है वहां पे कि जहाँ स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, पानी के लिए त्रस्त है, बिजली बिल्कुल गुल है वहां पे, महंगी होने के बावजूद भी बिल्कुल गुल है, और सफाई की नाम की कोई चीज नहीं है वहाँ पे। कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है गठबंधन? पता नहीं कौन से। अब इनसे मैं अगर किसी एक शहर का नाम, मैं आ रहा हूँ नेरा साहब सुनिए, दीप कमल जी बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ, मैं आपने क्योंकि इनको काफी टाइम दिया था पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को, और इनकी जो स्टेटमेंट थी, जितनी कॉमन जनरल जो स्टेटमेंट होती है, उसको आप उठा के दिल्ली के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, उड़ीसा के चुनाव में, नेपाल के चुनाव में कहीं डाल दीजिए, इतनी जनरल इनकी बात थी। इन्होंने कहा बीजेपी में और इसमें यह काम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, अरविंद केजरीवाल जितने महान नेता है, आम आदमी पार्टी का तो हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, उसको आप अगर ये अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे वहां पे भी डाल दीजिए। आज दिल्ली में बाईपोल इलेक्शन है एमएलए का, 23 तारीख को है, इसी निकाय के चुनाव के साथ में, और यहाँ पे भाजपा का भी खड़े हुए और कांग्रेस निकाय के चुनाव की बात नहीं करते पार्टी की तरफ से, और अब भी आप बात नहीं रखना चाहते, आप सवाल करना चाहते हैं। सारे नेता भाजपा के पीछे हट गए हैं, कोई भी नहीं लड़ना चाहता आम आदमी पार्टी के चक्कर में चुनाव। हमारे यहाँ से दुर्गेश पाठक जी, सुन लीजिए शिखा जी, सुन लीजिए ना, राजेश भाटिया को भाजपा ने डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसके शिखा जी सुन लीजिए, आपने एक ही सवाल किया, आप कह रही है मेरा एक ही सवाल है, तो जवाब तो ले लें उसका। जन सैलाब है और वहां पे क्या है, क्या हाल है, खाली पड़ा हुआ है, और सारे नेता उनके प्रचार के लिए गए हुए, उनके उद्घाटन के लिए, उनके नॉमिनेशन के लिए, और वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये दयनीय हालत है दिल्ली में। एक तरफ तो उन्होंने इलेक्शन रुकवा दिया डर के मारे भाजपा ने, क्योंकि हार रही थी एमसीडी में। दिल्ली की डिबेट हो रही है क्या? सुन लीजिए ना शिखा जी, बारे में तो डिबेट करने नहीं ठीक है, सुन लीजिए। कोई पहुंच ही नहीं रहा, तो बहुत इतने शर्मसार है कि जनता जाना ही नहीं चाहती उनकी सभाओं में। दिल्ली के विषय को हम 8 बजे उठाएंगे, हाँ 8 बजे उठाएंगे, आप उसमें बात कीजिएगा इसके बारे में। अभी सुनिए, अभी हरियाणा का दिलाना चाह रहा था, काम का डंका बजता है। सुनिए ना मैडम, ये तो बहुत ही नॉन स्टॉप पार्टी और नॉन स्टॉप प्रवक्ता है। ये तो जो भाड़ा पढ़ के आई है, जो रट्टा लगा के आई है, वो बोली जा रही है, रुकी नहीं रही है। और इनको ना समझ में आया कि इनके बारे में क्या कहा गया, क्या पूछा गया है। इन्होंने अपना बटन ऑन कर दिया है और वो बटन चले जा रहा है, ये बोले जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि डिबेट में क्या रहा है, क्या बात है। इनको हरियाणा के एक भी शहर की स्थिति अगर ये बता दे मुझे, एक भी शहर में बिजली का कहाँ पे कितना कट है, किस शहर की कौन सी कॉलोनी में गंदगी है, कहाँ का सीवरेज खराब है, कहाँ की सड़क टूटी है, किसी भी एक शहर का बता दीजिए। ये जो रटा रटाया पहाड़ा पढ़ के आई है आप, और यहाँ पे आपने अपनी कैसेट चला दी है, ये सर एक करके में मत आइए कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे और लोग आपकी भाषा सुन के, आपका चेहरा देख के मान लेंगे कि हाँ। मैडम आप सुन तो लीजिए, जवाब तभी तो जवाब मिलेगा, सुनिए ना। 18 घंटे तक बिजली नहीं आती हरियाणा के अलग-अलग कौन से शहर में, कौन से शहर में, एक शहर का नाम तो बताइए किसी का, किसी एक शहर का नाम बताइए जहाँ पे बिजली की दिक्कत है, जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ गंदगी की दिक्कत है, बताइए। मैं बता देता हूँ मेरे भाई, मैं बता देता हूँ। नहीं, ये जो नॉन स्टॉप जो पहाड़ा पड़ रही है, ये जो बोले जा रही है, ये जो यूं सोच रही है कि दिल्ली का उदाहरण दे देंगी, अरविंद केजरीवाल का गुणगान कर देंगी, तो हरियाणा के लोग इनको वोट दे देंगे। सर ठीक है फाइनल, क्योंकि समय कम है, ठीक है सर सुनिए ना। शिखा जी सुनिए, आप लोग सुनिए शिखा जी सुनिए। हरियाणा में स्कूलों का देखिए 3 साल से कितनी दयनीय हालत है। 3 साल से स्कूलों में, 8वीं तक के स्कूलों की 3 साल से बुक्स नहीं दिखी है बच्चों की,
है, और बच्चे वो 3 साल पुराना नया सर्कुलेटर आ जाता है, नया वो सारी आ जाता है, और वो देखिए बच्चे उनको पढ़ने के लिए मजबूर है। ये है वहां की, ये काम किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो स्थानीय चुनाव, जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उसमें ये विषय हो सकते हैं शिखा जी। अब आपने बिल्कुल लास्ट में आकर एक बहुत ही गंभीर विषय उठाया। अगर आप इस विषय को पहले भी उठाते तो निश्चित रूप से लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाता और उन लोगों को पता चलता कि किन विषयों पर उन्हें वोट डालना है, या उन्होंने हालांकि तय कर लिया, लोग तय करते हैं कि उन्हें किस विषय पर चुनाव लड़ना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत लास्ट में एक बात इस बारे में वो बोलते हैं कि शिक्षा का जो एक विषय है, जबकि मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में ये प्रश्न किया था कि क्या विषय होने चाहिए। अन्य पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो राजनीतिक विषयों पर चर्चा ज्यादा करना पसंद करते हैं, चाहे बीजेपी के, जेजेपी के, कांग्रेस के, आईएनएलडी के हों। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हम स्थानीय मुद्दों पर, लोगों के मुद्दों पर बात करते हैं। अगर आप इसे और पहले उठा पाते तो और बेहतर तरीके से चर्चा होती। चूंकि समय की कमी है, इसलिए माफी के साथ मैं सभी को यहीं पर धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकाय चुनावों को लेकर हर बड़ी अपडेट जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपको मिलती रहेगी।